नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। तो बाजार में आप दिन भर से आज एक्सपायरी के चलते दबाव देख रहे हैं। एक रेंज में कारोबार कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी सारा है। कई सारे सेक्टर्स जो ऑल टाइम हाई पे, जिनके पर्टिकुलर स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे काम कर रहे हैं। जैसे कि होटल स्टॉक की हम बात करें तो वहां पर इंडियन होटल्स, निफ्टी की ही दो तीन बिग लार्ज कैप कंपनीज लाइक आईटीसी हो, ब्रिटानिया, वो ऑल टाइम हाई पे काम कर रहे हैं। तो एफएमसीजी पैक में स्पेसिफिकली इन दो स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। आप ऑटो स्पेस में बात करें तो बजाज ऑटो वो ऑल टाइम हाई पे काम कर रही है, और कुछ टायर स्पेस में स्टॉक्स लाइक सीएट हो, अपोलो टायर, वो भी ऑल टाइम हाई पे काम कर रहे हैं। तो बाजार में भले ही आपको दबाव दिख रहा हो, इंडेक्स एक रेंज में हो, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक और इनफैक्ट न्यूज बेस्ड मूवमेंट का है। और जहां रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद का नंबर इंपैक्ट आप देखें, आप प्रूडेंट कॉर्प को देखें, वहां पर अच्छी मूव है। पिरामिल फार्मा रिजल्ट्स के बाद वहां पर अच्छी मूव, एपटेक को देखें, एलआईसी को देखें, फिनिक्स मिल हो। तो यानी रिजल्ट के बेसिस पर बाजार में ट्रेड्स क्लियरली दिख रहे हैं। सेक्टर्स में, टायर सेक्टर में लगातार तेजी बनी हुई है, वहां ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। सीएट जैसे, अपोलो टायर जैसे होटल स्टॉक्स, इंडियन होटल्स को देखें और तमाम पूरा होटल स्पेस ही देखें, बहुत स्पेसिफिक एक्शन आपको स्टॉक्स में दिख रहा है, सेक्टर्स में दिख रहा है। और लार्ज कैप थोड़े से आज प्रेशर में जरूर है, क्योंकि जस्ट बिकॉज आज निफ्टी है। लेकिन डिम्पी, पोल काफी सटीक दिख रहा है। 18,200 से 300 के बीच मैक्सिमम पोल के ऑब्जर्वेशन थी, और आप उसी रेंज में भी हैं। और क्या लग रहा है बाकी बचे 1 घंटे के लिए भी क्या मूवमेंट इसी बैंड में रिस्ट्रिक्टेड रह जाएगी? कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त ट्रेडर स्क्रीन? नहीं, कुछ खास बड़ा मूवमेंट आएगा नहीं। ये सीरीज़ अपने आप में एक वीक सीरीज़ के तौर पर ट्रांसफ़र हो रही है, सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है। हाँ, अभी तक तो, अभी आगे का डाटा जैसे मैन्युफैक्चर्ड होगा वैसे बता पाएंगे। और ये सीरीज़ थी भी अपने आप में लाइट। तो जो हमारा पोल है अब तक वो बिल्कुल सुपर हिट हो रहा है। आप देख रहे होंगे, हमने 18,200-300 की रेंज बताई थी, मार्केट वहीं चल रहा है। बैंक निफ्टी 500-800 के बीच में बताया था, वहीं चल रहा है। खैर, एक एक करके मैं कुछ एक और पॉइंट मैंने नोटिस किए, आपके स्क्रीन पर वो आ जाएंगे लास्ट में, फिर हम इसको ट्रेडिंग स्क्रीन से सम अप कर देंगे। पहला पॉइंट है, 200 से 300 के बीच में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी का पोल भी बिल्कुल हिट है। इंपॉर्टेंट है कि 60% का रोल ओवर आ चुका है निफ्टी पर, और 3 महीने का औसत रोल ओवर है 76%। आई होप कि लास्ट के 1-1.5 घंटे के अंदर रोल ओवर की पोजीशंस आएगी। ये जो आप नीचे से डिप से थोड़ा सा चलता हुआ देख रहे हैं ना मार्केट को, ये उसी कंपलसरी रोल ओवर का असर है। आप लास्ट मोमेंट तक देखते हो, उसके बाद अगर आप फैसला लेते हो कि आपको लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। अगर आपको लेके जाना है तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लास्ट के घंटे में आता है, एक्सपायरी डे वाले दिन। तो इसलिए थोड़ा बहुत वॉलिडिटी लास्ट के घंटे में रहेगी। ब्रॉडर रेंज, जिसको मार्केट की कहते हैं कि 200-250 पॉइंट की रेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव होगा भी नहीं, कम से कम 1 से 2 दिन में तो लगता नहीं है। आते हैं दूसरा पॉइंट पे। एफएमसीजी के अंदर आज आईटी, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर रोल ओवर पोजीशंस थोड़ी ठीक बनती हुई दिखी है। इसके अंदर जो कमज़ोर है मेटल, एनर्जी, बैंक, इनमें कमज़ोर रोल ओवर ट्रांसफ़र हो रहा है। निफ्टी बैंक का रोल ओवर जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ है, कल ये 80 रुपये थी। यानी कि जो अब आज जो खर्चा आपको पड़ रहा है रोल ओवर करने का वो 60 रुपये आई, कल ज़्यादा थी। यानी कि कल जिन्होंने रोल ओवर किया ज़्यादा पैसे लग गए, आज जो रोल ओवर कम कर रहे हैं उनका कम पैसे लग रहे हैं। ये होता नहीं है, क्योंकि सीरीज लाइट हो रही है इसलिए रोल ओवर भी के पैसे भी कम लग रहे हैं आपको। नहीं तो आपको 300-300 रुपये देने पड़ते हैं बैंक निफ्टी में, जहाँ पर बैंक निफ्टी की जो रोल ओवर कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये के आसपास आके बन रही है। आते हैं जून सीरीज में हो क्या रहा है। देखिए, जून सीरीज में 2 पॉइंट आपको नोटिस करने पड़ेंगे। जून सीरीज में जाने से पहले आपको मई और अप्रैल का रिटर्न चेक करना पड़ेगा। आप कमा के कितना लाए हो। आपने 4% कमाया अप्रैल के अंदर, करीब करीब 3% कमाओगे आप मई के अंदर, तो आप 6 से 6.5% आपके पास कमाई है। क्या इंडेक्स और भी पैसा दे देगा जून में? तो उसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, और आप खुद ही समझ गए होंगे कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्या अगली सीरीज वैसे ही होगी? हमने ना मई सीरीज का और जून सीरीज का हिस्टोरिकल डाटा भी देखा, ऐसा बैक टू बैक रिटर्न आ जाए ऐसा चांसेस कम लगते हैं। फिर हमने ये चेक किया कि क्या इस सीरीज की खूबसूरती क्या थी। तो इस खूबसूरती सीरीज की ये थी कि बैंक निफ्टी ने एटीएच ऑल टाइम हाई इसी मई के सीरीज में ही टेस्ट किया है। हालांकि हम ऑल टाइम हाई से करीब हम 700 पॉइंट दूर हैं, लेकिन देखते हैं अगली सीरीज में 700 पॉइंट का गैप हम अगले 7 दिन में पूरा करेंगे नहीं करेंगे। एक और चीज, मई के अंदर आपने ना ब्रेकआउट किया ना ब्रेक डाउन किया है, और ना ही आपने बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट किया ना ही ब्रेक डाउन किया है। अगली सीरीज सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को टेस्ट करने के लिए होगी कि ये कहाँ पे जाता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा और स्लाइड होने की है, देखते हैं और क्या बनता है। प्रियंका, क्या ये सारा सेटअप समझा रहे हैं आप डिम्पी, शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गेस्ट के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ आज फंडामेंटल राय देने के लिए गिरीश सोडानी है स्वास्थ्यिका से, और साथ ही टेक्निकल राय देने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ कपिल शाह हैं और साथ ही हमारे साथ नितेश हैं।
दोनों से आप तीनों से ही बात करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नितलेश पवास्कर है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले एक क्विक व्यू, क्योंकि टेक्निकल राय पहले ले लेते हैं। बाजार जिस रेंज में लग रहा है अभी, कपिल, हमने जो पोल किया एक्सपायरी का पोल, वो बहुत हद तक इसी रेंज को इंडिकेट भी कर रहा था, 18,200 से 300 के बीच में। अभी क्या लग रहा है लास्ट बचे आर में, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी हीरो जीरो ट्रेड्स भी एक्टिव हो जाते हैं, आप कहाँ देख रहे हैं एक्सपायरी किन लेवल्स के पास होती हुई? गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि हमने मार्केट का पिछले 17 से 18 ट्रेडिंग सेशंस में हम देखते ही आ रहे हैं कि मई सीरीज में जैसे डिमी भी बता रहे थे कि कहाँ पे भी हमें ब्रेकडाउन या ब्रेक आउट होते हुए नहीं देखने मिल रहा है। मार्केट की जो एक दायरा था वो काफी सीमित था। नीचे में 18,100 या फिर 18,000 का लेवल हम ले सकते हैं, ऊपर में 18,400 का लेवल देख सकते हैं। और ये जो हमारे करंट लेवल है वो एग्जैक्टली बीचों बीच इस पर्टिकुलर रेंज के यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे कुछ खास इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव हमें नहीं देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट का सेटलमेंट और इस एक्सपायरी का इसी लेवल के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। सो कोई ज्यादा रिएक्शंस या एक्शंस ऑन द आइदर साइड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और मार्केट का कुछ दिनों तक और भी मुझे लगता है कि मार्केट की ये जो रेंज बना के रखी हुई है 18,000 ऑन द लोअर साइड, 18,000 ऑन द हाई साइड का जो स्तर रहा हुआ है वही मेंटेन करना चाहिए। तो मार्केट का ओवरऑल व्यू साइडवेज में ही मुझे लग रहा है इन 400 पॉइंट की रेंज में। लग रहा है आपको 400 पॉइंट की रेंज आप बता रहे हैं, ठीक है। नितलेश से भी समझ लेते हैं। नितलेश, आप क्या व्यू बना रहे हैं इस वक्त बाजार पर? इंडेक्स के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल जो मिक्स ट्रेड चल रहा है, ऊपर में थोड़ा सा 18,300 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक लेवल को मैं कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा हूँ 18,235 से लेके 18,240। अगर इस रेंज को मार्केट आने वाले 5-10 मिनट में अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो डाउन साइड में हम लोग सरप्राइज कर सकते हैं, 18,150 तक भी फिसल सकते हैं। तो 18,235 से लेके 18,240 ये लेवल्स को क्लोजली ट्रैक करें। ऊपर में जब तक बाजार 18,280 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस ना बनाए। ठीक है नितलेश जी, आई होप आपकी तबीयत भी ठीक होगी। अच्छे लग रहे हैं वैसे स्क्रीन पर, काफ़ी दिनों बाद हम आपको देख रहे हैं। नितलेश और कपिल दोनों का मोटी यही मानना है, जो पोल भी इंडिकेट कर रहा है और हमने भी कई बार आपको दिखाया और चार्ट के जरिए भी आपको दिखाया था कि 18,000 से लेके 18,400 की रेंज है। वो हमने आपको ये भी बताया था कि देखिए 3 बार ऊपर से सेल हुआ है, 5 बार नीचे से बाय हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा। आज जब सुशील केडिया जुड़े, उन्होंने भी कहा आप गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। आपके 1 मई से लेकर आज 25 मई है, लेवल्स वही के वही हैं 18,200। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। दूसरा, ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़ा सावधान रहे, प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़ोर की होती है और आज भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा गिरीश जी भी हमारे साथ हैं, उनसे एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। गिरीश जी, बिल्कुल एक अगली सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फंडामेंटल के हिसाब से अर्निंग्स अभी चल रही है, आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको नोटिस कर रहे हो अगली सीरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी? अर्निंग्स में से जो बची हुई हैं उसमें से कुछ अगर बताना चाहते हो तो वो बता दीजिए। अगर आपका कुछ अपना और पॉइंट है तो वो भी रख दीजिए प्लीज़। देखिए, निफ्टी प्रपोजिशन में अगर फंडामेंटल तौर पे हम बात करें तो जो फोकसेबल पॉइंट है वो 18,325 और 18,340 का एक रेंज रहने वाला है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर की एक रेंज के बाद ना कहीं पे भी हम सस्टेनेबली एक बेटर लेवल दिखाई देंगे अगर ये सस्टेन हो जाते हैं लेवल्स। और अगर निफ्टी के लोअर रेंज की हम बात करें तो 18,100 का जो लेवल है वो मुझे कहीं पे भी दिखाई देता है। अगर प्रपोजिशंस में फंडामेंटली स्टॉक की बात करें तो स्टॉक्स में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि 18,400 का एक लेवल डेफिनेटली दिखाई दे जाएगा जो नए नंबर्स आ रहे हैं उसके बेसिस। ओके, ठीक है, डन। सर हम सीधा आप शेयर्स पे आ जाए। इंडेक्स का मोटा मोटी व्यू हमको लग गया और जैसे हम सुबह से बात कर रहे हैं प्रियंका आपके सामने और कई दिन से बात बता रहे हैं, आपको ना आज कई बार ऐसा फील भी होगा कि आज एक्सपायरी भी है कि नहीं है। आज कुछ वैसे ही फीलिंग हो रही है लोगों को। अगर आज आपको दिन भर का कोई काम था तो भले आप करके भी आ सकते थे, ये हमने सुबह ही आपको नोटिस करवा दिया था। खैर एनी हाउ, अब जरा बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होंगे और कपिल मैं आपके साथ शुरुआत कर रहा हूँ। एक शेयर मेरे को लग रहा है कि मई के अंदर टूटा था, जून के अंदर उसके दिन फिर जाएंगे। उस शेयर का नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। मेरे चार्ट पे उसके अंदर एक बेस बनने के बाद एक ब्रेकआउट की सिचुएशन दिख रही है। आप हाँ या ना के जरिए बता सकते हैं। अगर हाँ है तो टारगेट स्टॉप लॉस भी चाहिए सर।
लेट्स से कि 500 के लेवल से हमें 250 तक का यानी ऑलमोस्ट 50% का एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिला और ये 50% करेक्शन की वजह से जो उसके बहुत टाइम पहले के उसके जो बेस बने हुए थे वहां पे रिटेस्ट हुआ है। और काफी बार मैंने भी वो देखा हुआ है कि पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं कि स्टॉक गिर रहा है और अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो काफी बार वो एक सेलिंग क्लाइमेक्स बन जाता है। और नॉर्मली जब भी एक ऐसी पैनिकनेस हमें बॉटम के यहाँ पे देखने मिलती है तो आपका वो बॉटम फॉर्मेशन की साइन हमें देखने मिलता है। स्टॉक ने काफी गिरावट मोमेंटम दी थी, काफी दिनों तक उसने बेस भी बनाया था और पिछले 3-4 दिनों से हम अपसाइड मोमेंटम भी देखने मिल रहे हैं। तो मुझे इस पे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एक बॉटम फॉर्मेशन की मुझे साइन देखने मिल रही है। और अभी की जो मोमेंटम देखते हैं तो ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा सा रनअप हो चुका है, लेकिन उसके जो नेक्स्ट बेस रेजिस्टेंस जो मुझे देखने मिल रहे हैं तो 288 के यहाँ पे है। तो मैं आपसे सहमत करता हूँ कि स्टॉक का कहां ना कहां पे बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ देखने मिल रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आप सीजी कंज्यूमर पर बात कर रहे हैं, पर गिरीश से भी कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। गिरीश, आज मेजर हाईलाइट आपको एक ये भी दिख रहा है कि जहां जहां भी नंबर्स आए हैं और अच्छे नंबर्स आए हैं, इम्पैक्ट स्ट्रीट उन्हें रिवॉर्ड कर रहा है। उसमें से एक स्टॉक आई वांटेड टू डिस्कस विद यू वाज पिरामिल फार्मा। पिरामिल फार्मा लगभग 9% की तेजी है इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद। आपको याद होगा कि जब से पिरामिल फार्मा पिरामिल एंटरप्राइज से लिस्ट हुआ, आई मीन डीमर से अलग से लिस्ट हुआ, उसके बाद से ही पिरामिल फार्मा जो लिस्ट तो ऊपर के लेवल्स पे हुआ था, वहाँ से आई थिंक आधा या 40% रह गया है सिर्फ उस वैल्यू पे। लेकिन अब जो ये नंबर्स आए हैं, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक के लिए अलग थी, लेकिन अब जो नंबर्स से जो पिक्चर रिफ्लेक्ट हो रही है, 3 क्वार्टर के लॉस के बाद अब प्रॉफिट में देख रहे हैं आप, और इनफैक्ट लॉस की एक्सपेक्टेशन थी और प्रॉफिट आया है। क्या पिरामिल फार्मा के लिए थोड़े से आउटलुक अब चेंज होता हुआ दिख सकता है यहाँ से? गिरीश, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। हाँ, पिरामल फार्मा बेसिकली काफी अच्छा रीस्ट्रक्चरिंग करा है कंपनी ने। प्रॉफिट भी नया अपडेशंस में आए हैं, इनके जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो कंपैरेटिवली ठीक थे। तो एंड ऑफ द डे अगर ऐसे देखा जाए तो पिरामल फार्मा यहाँ से प्रपोजिशंस में एक अच्छा लेवल दिखाई देता है, क्योंकि काफी डाउनग्रेड आ चुका है, बेस काफी अच्छा बन चुका है। तो कहीं पे भी अगर किसी भी इन्वेस्टर को 6-8 महीने के टाइम फ्रेम के लिए लेना चाहिए तो डेफिनेटली ले सकते हैं। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी वो भी थोड़ी सी प्रपोजिशन प्लस ही थी, क्योंकि जो आगे का फर्दर प्लान है वो भी अच्छा है। एक्सपांशन मोड्स पे जा रहे हैं, नए फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं इनके इसमें। तो कोई भी किसी भी लेवल पे यहाँ पर 85 से 87 के रेंज के अंदर पे जाकर लेते हुए 125 का एक लेवल ले सकता है अगले 6 महीने के टाइम पे। ठीक है, ओके। तो ये तो पिरामिल फार्मा पे बात हुई, लेकिन चलिए आज की रिकमेंडेशंस भी ले लेते हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट से। बताएं कपिल, आज के क्या होंगे आपके स्टॉक्स? यस, तो अभी के मार्केट स्ट्रक्चर में जो मेरा एनालिसिस रहा होता वहां पे अक्रॉस द बोर्ड मुझे पेंट सेक्टर पे काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। लेट्स से एशियन पेंट हो गए, जहां पे मुझे 20 साल की जो एक पैटर्न हम देखते आ रहे हैं कि मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे लेके वो स्टॉक बाउंस करता है, लेकिन एशियन पेंट का मोमेंटम थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो होता है एज कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला चुनिंदा स्टॉक रहेगा बर्जर पेंट का, जो इतनी गिरती हुई मार्केट में भी कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव सस्टेनेबिलिटी देखने मिल रहा है। और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से और लिटिल बिट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से भी मुझे पेंट सेक्टर पे काफी ज्यादा बिलीफ है, और इसमें से बर्जर पेंट पे हम फोकस कर सकते हैं। अभी स्टॉक 639 के यहाँ पे चल रहा है, तो करंट लेवल पे एक बाय का राय रहती है, और नीचे में उसके स्टॉप लॉस रहेंगे 610 के, जो इमीडिएट लो बना हुआ है, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट हमें उसके 700 के लेवल के यहाँ पे देखने मिलेंगे, जो कि उसका पहले का एक रेजिस्टेंस बैंड बना हुआ है। तो ये एक स्टॉक है बर्जर पेंट, करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने की राय रहेगी। और दूसरा, लेट्स से कि मार्केट का अभी एक इन बिटवीन ही चल रहा है, काफी सारे सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर्स में काफी सारे मोमेंटम नहीं आए हुए हैं। तो चंबल फर्टिलाइजर का मैं ट्रैक कर रहा था कि मंथली चार्ट पे तो उसकी लो की सीक्वेंस बनी हुई है, जो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, लेकिन रिसेंटली डेली चार्ट पे एक काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली हुई है। लेकिन ये अपसाइड मोमेंटम कहां ना कहां पे एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे थम गई हुई है, और वहां से हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि चंबल फर्टिलाइजर में जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए। तो करंट ट्रेड इसका 285 के अराउंड चल रहा है, तो वहां पे एक सेल करने का एक व्यू बनता है। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 265 का टारगेट्स हमें आते हुए देखने मिल रहे हैं। और इन दोनों कॉल की समय अवधि रहेगी 1 से 2 हफ्तों की। ओके, ठीक है। तो आपने सारे कॉल्स, आपने सारे ट्रेड बता दिए। स्टॉप लॉस और टारगेट रखिएगा। अगली सीरीज़ के अंदर जब आप जा रहे हैं, इसमें कुछ एफ&ओ, नॉन एफ&ओ शेयर्स भी अवेलेबल हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। और बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखना। अभी मार्केट क्या है ना, एकदम से वो जो पहले फास्ट ट्रैक वाला बुल रन था ना, वो थोड़ा ख़त्म हुआ है। तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा चर्निंग, थोड़ा अलग तरीके से बाजार चल रहा है।
है ना, तो आपको स्टॉक कम होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। एक काम करें, शरद वैसे तैयार हो चुके हैं, हमको वो होटल स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। एक उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। नितिलेश जी, आप भी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दो ना, सब कुछ नोट हो जाएगा फिर। जी, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है मुझे लग रहा है, तो मैं सेल कॉल के साथ जाना पसंद करूंगा। पहला जो काउंटर होगा मेरा होगा एबीबी का। एबीबी मुझे लग रहा है कि ऊपर में थोड़ा सा 15 मिनट्स का चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो थकावट दिख रही है मुझे। तो 3935 से लेके 3940 इस रेंज में मैं बेचना पसंद करूंगा। 3960 का मेरा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा, हार्डली 25 पॉइंट का यहाँ से रिस्क होगा। और जैसे नीचे में हम लोग 3800 से लेके 3850 ये टारगेट के लिए क्या करेंगे, प्लान करेंगे। दूसरा जो मेरा सेल कॉल होगा वो एसबीआई का होगा। 580 के आसपास जब भी ये एसबीआई जाता है तो उसमें एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है, तो कंडीशनल सेल होगा। 580 के नीचे ही इसमें बिकवाली करना है। 585 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और नीचे में 565 मेरा पहला टारगेट होगा। और इसके नीचे भी अगर फिसलता है तो हम लोग 540 तक भी टारगेट देख सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को हमें कम रखना पड़ेगा। और जैसे ही प्रॉफिट दिखता है तो स्टॉप लॉसेस को कॉस्ट के आसपास फील करना है, क्योंकि मार्केट काफी वोलाटाइल हो चुका है, दोनों साइड के स्टॉप लॉस हंट कर रहा है, तो बेटर है अपना जो प्रॉफिट आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करें। ओके, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टॉक्स हैं, क्योंकि व्यू पॉइंट के हिसाब से सब लोग अपने अपने आप से शेयर्स देखते हैं, तो इसलिए कपिल और नितिलेश दोनों के शेयर्स आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब शरद की तरफ बढ़ते हैं, वो हमको होटल स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं और साथ ही एक अहम जानकारी भी दे रहे हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, ये जो है बहुत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और यहाँ पे जो है रामबाग पैलेस जो जयपुर में है, अब वो वर्ल्ड्स बेस्ट होटल का दावेदार बन चुका है। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट लग्जरी होटल का भी किताब मिला है। अब 2023 की जो एनुअल ट्रैवलर्स आउटलुक है वो ट्रिप एडवाइज़र की, उसने ये किताब दी है और ये बहुत बड़ी गर्व और हर्ष और उल्लास की बात है। लेकिन थोड़ा बात कर लेते हैं, रामबाग पैलेस है क्या। ऑफ कोर्स इसे कहा जाता है कि वो जेवल ऑफ जयपुर के नाम से जाना जाता है। 1835 को ये बिल्ड हुआ था और इंटरेस्टिंगली 1925 को जो है ये परमानेंट रेसिडेंट बन गया था। महाराजा सवाई मान सिंह का घर ऑफिशियल ये बन गया था रेसिडेंस। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाटा ग्रुप के साथ इसका कनेक्शन है। अब ये टाटा ग्रुप के साथ क्या कनेक्शन है, इंडियन होटल्स जो है इस होटल को जो है ऑपरेट और मेंटेन करती है, तो इसके कारण जो इंडियन होटल स्टॉक भी जो है आज फोकस में है। लेकिन किन किन होटल्स को जो है पिछाड़ा गया है उसको लाते हैं फोकस में। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे तो हमारा रामबाग पैलेस है ही, लेकिन पिछाड़ा गया है अगर मालदीव्स के रिसोर्ट्स के बारे में बात करें, ब्राज़ील में भी रिसोर्ट्स हैं, लंदन में है, हांगकांग में है, तो इन सारे जो कैटेगरीज है इनको जो है पिछाड़ा गया। और याद रखिए ये सब 5 to 7 स्टार होटल्स है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी कहा है, पुनीत चटवाल जो एमडी हैं कंपनी के इंडियन होटल्स के, उन्होंने कहा है कि देश के लिए बहुत गर्व की बात है और एक बड़ा सम्मान मिला है। याद रखिए हम भी जो है पूरे इंडिया जो है प्रैक्टिस करते हैं अतिथि देवो भवो का कंसेप्ट, तो यहाँ पे भी लागू हो रहा है। लेकिन कुछ अहम होटल्स है जो इंडिया में भी टॉप किए हैं। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे तो रामबाग पैलेस है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो ताज के ग्रुप की एक और होटल है ताज कृष्णा, वो आती है आपके हैदराबाद में, वेस्टिन करके गोवा में है। और उसके अलावा इत्यादि साउथ के होटल्स भी जो इन टॉप 5 लिस्ट में आ रहे हैं। और हमने बात करें होटल स्टॉक्स की, और ऑफ कोर्स IHCL फोकस में रहेगा कि कितना अच्छा रिटर्न्स जो है इस स्टॉक ने दिया है निवेशकों को। 1 ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 74% का ग्रोथ है, लेकिन अगर 3 साल का ग्रोथ देखें तो लगभग 5 गुना से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। आप तो खुद ही ऐसा लग रहा है कि आप खुद होटल के पास ही खड़े हैं। बहुत ही बढ़िया ये रिसर्च भी बताई आपने, शुक्रिया। तो इंडियन होटल्स और इस अवार्ड के बाद, इस रिकॉग्निशन के वजह से भी, और शायद क्योंकि होटल इंडस्ट्री आज पूरी, होटल स्टॉक सारे ही अच्छे चल रहे हैं, जिसमें से आप इंडियन होटल्स नहीं, आप सारे शेलेट होटल को देखें वो भी ऑल टाइम हाई पे है। तमाम दूसरे रॉयल ऑर्किड्स, कामत होटल, सारे होटल्स में अच्छी खासी मूव है, क्योंकि आगे समर वेकेशन में, नॉर्थ साइड में तो समर वेकेशन अभी शुरू ही हुई है। कुछ और स्टॉक्स भी ले लेते हैं। चलिए, जब होटल स्टॉक्स की बात हो रही है तो एक बार इन्हीं में एक व्यू ले लेते हैं। निमेश बताएं, इन लेवल्स पर भी अगर इंडियन होटल्स को ऐड करना हो तो क्या जस्टिफाइड होगा, रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल होगा? काफी बड़ी मूव ऑलरेडी आ चुकी है स्टॉक में। देखिए ऑलरेडी एक काफी बड़ी मूव आ चुकी है इंडियन होटल के अंदर, बट जैसे कि हम देख रहे हैं जो पैसेंजर्स का नॉर्मल जो ग्राफ हमारा बढ़ता हुआ नजर आया, 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो पैसेंजर्स का अप्रेजल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हॉस्पिटैलिटी का जो ग्रोथ प्रपोजिशन है वो 22% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चल रहा है। तो ये लेवल पे तो ऑब्वियसली इमीडिएटली किसी को ऐड करने की सलाह नहीं दी जाएगी, बट हाँ कहीं पे भी अगर ये नीचे मिलता है 360 355 का एक रेंज है,
उसके लिए कोई भी पर्सन इसको ऐड कर सकता है, क्योंकि आगे की रीस्ट्रक्चरिंग काफी अच्छी है। एंड जैसे कि जो डेवलपमेंट आया है, इसमें फर्दरली अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर इसके रिजल्ट्स में इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा। तो इसके लिए 425 का एक लेवल जरूर दिखाई देता है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ टाइम फ्रेम के लिए, जो 450 से लेकर 500 का एक रेंज भी दिखाई देगा। ओके, ठीक है। डन। तो इंडियन होटल्स का मूव भी आपको पता लग गया, होटल्स के बारे में आपको शरद ने अच्छे से बता दिया, और गर्व की तो खैर बात है ही कि आपके देश के होटल्स अगर विश्व भर में नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं। तो एक और कंपनी की बात है, ये टाटा ग्रुप का एक अच्छा शेयर है, बट ना जाने ऐसा क्या हुआ कि लोग इसको धीरे धीरे भूल भी रहे हैं और ये रेंज में भी फंस गया। उस शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स। ये पिछले 2023 का अगर आप इसका पूरा चार्ट एक बार दिखा सकते हैं तो टिल डेट का, तो आपको पता लग जाएगा। 1 जनवरी से दिखा दीजिएगा भले। तो ये एक बहुत ही टाइट रेंज में है, जिसको हम 100 से 150 रुपये की रेंज कहते हैं। ये 52 हफ्तों का यानी कि 1 साल का चार्ट है। हाँ, अब मेरे को इसकी एक रिसर्च भी है मेरे पास और एक चार्ट चेक भी है। नितलेश, आप इसके चार्ट खोल के रखना। मेरी सहयोगी हैं आशीषा, वो ये बता रही हैं कि दूसरी बार ऐसा क्या हो रहा है कि टाटा केमिकल्स फिर से नीचे आ रहा है। क्या कारण सेम है या इस बार अलग अलग कारण है? आशीषा, बताएं आप। जी हाँ, टाटा केमिकल्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि सोडा ऐश के प्राइसेस कंपनी ने घटाए हैं। करीब 3 से 5% का प्राइस कट कंपनी ने अंडरटेक किया है अभी। याद रखें कि इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑलरेडी 2 प्राइस हाइक्स अंडरटेक किए हैं। अप्रैल के महीने में प्राइस घटाए थे 36,000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन से घटाकर 35,100 रुपीज़ पर मेट्रिक टन किए थे अप्रैल में, और अब घटाकर वो 33,900 रुपीज़ पर मेट्रिक टन पर कर दिए हैं। एनालिस्ट की माने तो उनका मानना है कि ग्लोबली सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, सप्लाई सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, फ्यूल कॉस्ट कम हो रहा है, जिसके चलते ग्लोबली प्राइसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना की इन पर्टिकुलर बात करें तो चाइना में सोडा ऐश प्राइसेस जो $350 पर मेट्रिक टन पर थे, वो अब कम होकर $315 पर मेट्रिक टन पर आ गए हैं। एनालिस्ट का मानना है कि ग्लोबल सिचुएशन के चलते ग्लोबल प्राइसेस कम हो रहे हैं और इसी के चलते डोमेस्टिक प्लेयर्स केवल प्राइस डिक्लाइन पास ऑन कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। मार्जिन्स पर कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी ने प्राइस हाइक्स अंडरटेक किए हैं, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, ठीक है। ये वही बात है जो पिछली बार हुई थी, यानी कि दाम घटाने पड़े। इस दाम घटाने का असर ये होता है कि शेयर फिसल के नीचे आ जाता है। आज 3% नीचे है। हमने आपको 2-1 से लेके अभी तक का टिल डेट का, आज तक की डेट का एक चार्ट दिखाया था। आप उसमें देख पा रहे होंगे सिर्फ 13-14 रुपये का ही प्लस माइनस हुआ है, प्लस भी हुआ है इनफैक्ट। मिथिलेश, ये आपने देख ही लिया होगा कितनी टाइट रेंज के अंदर है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 1.5%, 14 रुपीज़, 1000 रुपये वाला शेयर। अगर मैंने मान लो 1 जनवरी को लिया और आज मैं मई एंड में आ रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 14 रुपये का टाटा केमिकल्स पे। सर, ये ब्रेकडाउन होने के चांसेस कब है? देखो, चार्ट्स के ऊपर आज थोड़ा सा ब्रेकडाउन, मुझे टाटा केमिकल्स की ही बात करें तो चार्ट्स के ऊपर जब तक ये काउंटर 980 के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें इसमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी ये 980 के ऊपर जाता है तो कॉन्ट्रा प्ले हम लोग कर सकते हैं। 960 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 1080 से लेके 1100 ये टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, तो इस स्टॉक से दूरी बनाए रखिए। जब तक 980 नहीं क्रॉस करता तब तक पोजीशंस कोई भी ना बने। टाटा केमिकल्स पर ओके ये व्यू रहेगा। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो आज रिजल्ट के बाद इतना अच्छा इंपैक्ट जिन पर पड़ रहा है, उनका भी एक बार बात कर लेते हैं। प्रूडेंट कॉर्प यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव है क्योंकि नंबर्स अच्छे आए थे। एक बार आप बताएंगे कपिल, क्या करना चाहिए इसमें? एक बार के लिए प्रॉफिट एग्जिट आउट कर लें या अभी भी बने रहें प्रूडेंट? प्रूडेंट कॉर्प का एक जब ही आईपीओ आया था उसके बाद में काफी अच्छी मोमेंटम आई थी, उसके बाद में काफी अच्छा रिट्रेस हो गया, जो कि काफी हेल्दी साइन होती है। एंड रिसेंटली पिछले कुछ 1-2 महीने से हम एक अपसाइड मोमेंटम भी देख रहे हैं। आज में जो रिजल्ट्स आए थे, नो डाउट स्टॉक ने काफी अच्छा मूव किया हुआ था, लेकिन ऊपर से उसने एक ज्यादा बड़ा वीक फॉर्म किया हुआ है। सो टेक्निकली हम जब भी वीक फॉर्म करते हैं तो देखते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर हमें ऊपर के लेवल से दबाव आते हुए देखने मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कूल ऑफ स्टॉक होना चाहिए। स्ट्रक्चर वाइज तो काफी लिमिटेड हिस्ट्री है वैसे तो इसकी, लेकिन जो भी इसकी हिस्ट्री है, इसके पर्सपेक्टिव से स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल मैं देख रहा हूं तो कुछ 908 या 910 के लेवल के यहाँ पे आते हैं। तो
अगर कोई स्टॉक का इसको होल्ड कर रहा है पहले से तो ऑफकोर्स इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन किसी को फ्रेश एंट्री लेनी होती है तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा सा रिटेस्ट कर जाए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद में जो अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करते हैं वापस वही लेवल को टच करते हैं, तो वो लेवल उसका बनता है 910 का। तो 910 मेरे लिए मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा, जिसके पास पोजीशन होती है वो उसको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की राय देंगे जो ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन ऊपर आज दिन भर के मूव में तो खैर ऊपर से करेक्ट हो गया, ये 12-13% की तेज़ी थी, और थोड़े से प्रॉफिट तो बुक हुए हैं, लेकिन इनफैक्ट नंबर्स अच्छे जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ स्टॉक्स में मूवमेंट सस्टेन्ड भी रह रही है, और कई स्टॉक्स में तो फॉलो बाइंग भी आ रहे हैं। लेकिन आज कुछ स्टॉक्स जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे हैं और वो कंजम्पशन स्पेस से जुड़े हुए हैं, जो आईटीसी हो, ब्रिटानिया, और पिछले कुछ मिनटों में आप नेस्ले जैसे स्टॉक्स में भी तेज़ी देख रहे हैं। गिरीश, इनमें आपको सबसे ज़्यादा अब भी एंट्री पॉइंट कहाँ दिखते हैं? ब्रिटानिया एक अच्छी खासी मूव दिखा चुका है, एचयूएल को भी ओवरटेक कर चुका है, इनफैक्ट एफएमसीजी पैक के बिगीज, चाहे आईटीसी हो, ब्रिटानिया हो, इनकी एक लगातार एक मूव बनी हुई है। क्या ऑफकोर्स आप पोजिशनल बेट देंगे, पोजिशनल व्यू देंगे, लेकिन अभी कितना अपसाइड और देख सकते हैं अगर कोई 3 महीने 6 महीने के लिए रखना चाहे तो? देखिए, एफएमसीजी सेक्टर्स ऑलरेडी काफी टाइम से फोकस में रहा हुआ है, एंड पोजीशन ये हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर इंटरेक्टेड पोजीशन रहती है। और जिस हिसाब से अभी हमने ग्रोथ देखे हैं टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के अंदर भी एफएमसीजी, बट अगर आज की पोजीशन पे बात करी जाए कि अगले 6 महीने में किसी को कुछ बाय करना है, तो मेरी प्रेफर ऑब्वियसली आईटीसी ही रहेगी, क्योंकि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन है। हम सिर्फ एफएमसीजी को फोकस में नहीं करते हुए उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स में फोकस कर लेते हैं। उस वजह से कहीं पे भी इंक्रीज इनका प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो रिसेंट नंबर्स आए हैं, डिविडेंड यील्ड है, तो उन सबका पैरामीटर्स में हम लोगों को आईटीसी ज्यादा प्रेफरेबल लगता है अगर एफएमसीजी पिक की बात करी जाए तो। यहाँ से करीबन 18 से 20% का अपसाइड दिखाई देता है अगले 6 महीने के टाइम। ओके, ठीक है, डन। अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे इस बार की सीरीज़ के बाद से जब नई सीरीज़ में जा रहे हैं वो थोड़े हमको अलग दिख रहे हैं। आपको ध्यान है खबर गरम वाला सेगमेंट के अंदर हमने 1-2 दिन पहले आपको वोल्टास और वर्लपूल के बारे में जानकारी दी थी, और ये भी बताया था इसमें इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आ रहे हैं। आप चाहे उसका कंप्रेसर खरीदो चाहे पूरा एसी खरीदो, तो हमने बात की थी। तो फिर हमने मेहमानों से पूछा भी था कि अच्छा पूरा कंप्रेसर वाला शेयर देखें या फिर ये देखें। आज आप वो वर्लपूल के अंदर देखें 2.5 से 3% की तेज़ी, और हफ्ते भर में भी काफ़ी अच्छा मूव आया है। इन दोनों शेयर्स को अगली सीरीज़ में लेके जाना चाहिए। मेरे पास 2 वजह है कपिल जी। पहली वजह यह है कि एक तो इनमें अच्छा ब्रेकआउट्स वगैरह हैं, प्रीमियम वगैरह ठीक है, और दूसरी वजह है सीजनल प्ले, और तीसरी वजह है जो इस बार के सीरीज़ में मेरे को दिखी है, कंजम्पशन वाले शेयर, उसमें अर्बन कंजम्पशन के अंदर आते हैं, वोल्टास, वर्लपूल। जरा दोनों चेक करके बताइए सर। ये ऑब्जर्वेशन काफी सही है। काफी टाइम पहले हमने देख रहे थे जब भी मार्केट का एक काफी आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रहा था, तभी कंज्यूमर ड्यूरेबल में या फिर होम अप्लायंस स्टॉक में हमें इतनी कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही थी काफी टाइम पहले की। लेकिन पिछले कुछ 1-2 महीने से हम उसका काफी ज्यादा ट्रैक्शन देखते हैं। लेट्स से जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी क्रॉम्पटन का हमने बात की, वर्लपूल के जैसे स्टॉक है जो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स की कैटेगरीज में आते हैं, तो कहां ना कहां पे एक हैवी अंडर परफॉर्मेंस के बाद में एक बेस फॉर्मेशन हमें इनिशियली लेवल पे देखने मिलता है। तो लेट्स से वर्लपूल का भी हम यहाँ पे केस लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे चार्ट पे अट्रैक्टिव ये लगता है कि स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन आया था कुछ महीनों पहले, मींस जब भी मार्केट अपना एक टॉप फॉर्मेशन में आ रहा था 2021 के इनिशियल स्टेज पे, तभी ये स्टॉक 2600 का हुआ करता था। तो 2600 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 रुपए के यहाँ पे आ गया है, और ये जो 1200 रुपए का लेवल है वो काफी टाइम पहले का काफी एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन में चेंज आते हुए देखने मिल रहा है कि जो आपकी सेलिंग प्रेशर आ रही थी, तो पिछले 3 से 4 महीने से वो स्टेबिलाइज्ड हो रही है। तो यहाँ पे अभी कुछ बाइंग इंटरेस्ट गार्नर होते हुए देखने मिलता है हाई टाइम फ्रेम पे, और लो टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो कि अच्छा सा बेस बना के पिछले 4-5 दिनों का स्पेसिफिकली रिजल्ट के बाद में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो नो डाउट फर्स्ट ब्रेकआउट होता है वो काफी डिसेप्टिव ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन ये स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी चेंज हो रहे हैं। स्टॉक का लेट्स से कि अभी 1420 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, तो मुझे इसकी इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम कुछ 1470 की यहाँ पे देखने मिलती है। लेकिन 1470 टेस्ट करने के बाद में जब भी स्टॉक नीचे रिट्रेस करके ऊपर में मूव करेगा, तभी ये इन सारे स्टॉक का स्ट्रक्चरल चेंज है, तभी हम एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में वर्लपूल में एक मोमेंटम लग रही है 1460 से 1470 तक की। डन।
तो कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हम और ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लेके आ रहे हैं। असल में मेरी इशू ये है कि मैं बार बार इंडेक्स को भी देख रहा हूँ और शेयर्स को भी देख रहा हूँ। इंडेक्स को देखता हूँ तो मेरे को लगता है शेयर पूछने ही नहीं चाहिए अभी मेरे को, लेकिन जब मैं शेयर्स को देखता हूँ फिर मेरे को लगता है कि नहीं, इसमें तो ब्रेकआउट हो रहा है, इसमें तो ये तो पूछ ही लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अपने आप को थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखिए निफ्टी वापस से हरे निशान में आ गया। ये 18,200-300 वाली जो रेंज है उसके अपर एंड पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है और ये पुल बैक स्मार्ट है। और ये हमने आपको बताया भी था कि लास्ट में कंपलसरी वाइंड अप ऑफ द ट्रेड्स होते हैं। आप सौदा नहीं काटोगे तो एल्गो काटेगा, तो कंप्यूटर अपने आप से काटेगा। ऑप्शंस के अंदर रोल ओवर होता नहीं, फ्यूचर्स के अंदर रोल ओवर होता है। रोल ओवर के पैसे कल के मुकाबले थोड़े कम हो गए हैं, इसलिए अब स्पीड से रोल ओवर के नंबर आपको आते हुए दिख जाएंगे। खैर ये लास्ट की जो आप कैंडल्स देख पा रहे हैं ये टिपिकली कंपलसरी रोल ओवर की तरफ बढ़वाती हुई आपको दिखा रही है। शरद इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज एक इंटरेस्टिंग खबर फिर से लेके आए हैं डीलिंग रूम चेक करके, तो आइए देखते हैं खास सेगमेंट हमारा खबर गर्म है। जी बिल्कुल, हमने जो है मेट्रो ब्रांड्स को आज डीलर से बात की और आज स्टॉक ये फोकस में है। याद रखिए आज एक डोमेस्टिक फंड हाउस ने बाइंग की है और लगातार जो है आज एक एफआई की मीटिंग भी ऑनगोइंग चल रही है कंपनी की, और इस हफ्ते जो है बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स एफआई साइड और डीआई साइड दोनों से जो है मीटिंग्स होने वाली हैं। बड़े नाम से इंक्लूड करते हैं बोफा का, बैंक ऑफ अमेरिका जो है, इसके अलावा है मोतीलाल एएमसी और स्पार्क्स ग्रुप एशिया जो एक एफआई कंपनी है। इसके अलावा डीआई होल्डर्स की बात करें तो लगभग 5.3% स्टेक रखा है, लेकिन याद रखिए 1% से ऊपर का किसी का शेयर होल्डिंग नहीं है। लेकिन जो अहम एएमसी हाउसेज है जहाँ पे स्टेक है कंपनी का, वो इंक्लूड करते हैं यूटीआई एएमसी, सुंदरम एएमसी और कोटक एएमसी। अब याद रखिए रेखा राकेश झुंझुनवाला का भी ऑलमोस्ट 14.4% स्टेक इस कंपनी में है। लेकिन हाल ही में कंपनी फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स के कारण जो है थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई थी, लेकिन अब जो है बाइंग देखने मिली और आज वॉल्यूम भी देखने मिल रही है इंस्टीट्यूशनल बाइंग की। एग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन आगे जाते हुए कंपनी कर सकती है, तो उसके कारण जो है आरओई की आंकड़े उसमें दबाव पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए मार्जिन्स को लेकर एक पॉजिटिव कमेंट्री भी आ रही है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है कि जितना कंपनी अपनी कैप्टिव कंजप्शन के प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उतना मार्जिन्स को जो है बेनिफिट मिलेगा। और स्ट्रीट लेकिन अभी भी क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो ग्रोथ प्लान्स क्या होने वाला है क्राइवाटेक्स का, क्योंकि ये जो आम है उसके कारण जो Q4 नंबर्स भी थोड़े वीक आए थे। तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है मेट्रो ब्रांड्स का, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बाइंग इस पे फोकस हो रहा है। मेट्रो ब्रांड्स में इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, नंबर्स अच्छे आए हैं और कई बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक है। शुक्रिया शरद ये जानकारी देने के लिए। चलिए एक बार इस पर एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं। बताएं आप कपिल, मेट्रो ब्रांड्स आज तो अच्छी खासी तेजी के फिगर दिखा रहे हैं, क्या होल्ड करके रखें अभी भी फॉलो बाइंग? क्या ये अप ट्रेंड में है स्टॉक? टेक्निकली कैसा दिख रहा है? जी बिल्कुल, मेट्रो ब्रांड स्टॉक आज के दिन में ही देख रहे हैं तो 5% की अपसाइड मोमेंटम देखने हुई मिल रही है, और वो स्टॉक की जो ब्रेकआउट करते हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे बन जाते हैं जब भी उन्होंने एक कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देते हैं। तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट काफी टाइम से मींस लेट्स से कि अक्टूबर 2022 से स्टॉक में कंसोलिडेशन पैच में ही रहा हुआ था। ये जो अभी के लेवल जो टेस्ट कर रहे हैं वो अक्टूबर 2022 के लेवल थे, तो एक साल पहले के मींस काफी महीनों पहले के उसके एक लेवल से यहाँ पे देखते हुए मिल रहे हैं। तो स्टॉक का यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट आता है, जब भी उसका प्रीवियस स्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है, तो उसके ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ऑफकोर्स मेट्रो ब्रांड्स स्टॉक अगर वो होल्ड कर रहा होता है तो उसको होल्ड करने चाहिए काफी अच्छी रिटर्न के लिए। और टारगेट वाइज तो हम ऐसा कहेंगे जब तक ये स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम चल रही है, कुछ भी इसके डेली चार्ट के सपोर्ट लेवल ब्रीच नहीं होते हैं, तब तक आपको इसको होल्ड करते रहना चाहिए। तो ये स्टॉक होल्ड के लिए है। तो मेट्रो ब्रांड को आप यहां से भी होल्ड करने की राय दे रहे हैं, टेक्निकली अच्छा दिख रहा है। ठीक है, मेट्रो ब्रांड्स पर तो ये व्यू रहा, लेकिन कुछ और नंबर्स आने हैं। निफ्टी की 4 बड़ी कंपनियों के नंबर्स आने हैं कल। एमएनएम के नंबर्स आने हैं, ओएनजीसी के नंबर्स आने हैं, ग्रासिम के नंबर आने हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। इन पर प्रीव्यू भी लेकर आएंगे, क्योंकि एमएनएम में भी हम देखें तो लॉन्ग बिल्टअप तो है, लेकिन स्टॉक कहाँ, सन फार्मा के भी नंबर्स आने हैं। ओके, इन स्टॉक्स पर नजर होगी। क्या कोई रिजल्ट बेस्ड ट्रेड आपके रडार पर आ रहा है नितिलेश? इनमें से कहीं जहां पर आपको, क्योंकि एमएनएम का भी हम देखें अगर वहां पर भी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप तो है। देखो एमएनएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर में एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तो थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि ये काउंटर में जब तक ये 1300 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तो थोड़ा सा हम लोग दूर रखेंगे इस काउंटर को। जैसे ही 1300 से लेके 1320 ये लेवल को क्रॉस करेगा, फिर हम लोग एक बार के लिए लॉन्ग साइड का एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं।
ओके ठीक है, एक शेयर जो है और इम्पोर्टेंट है, इसके अभी भी नंबर्स हैं, टिकर टीम ने शायद अभी चलाया भी होंगे, उसका नाम है हेरिटेज फूड। मैं आपको उसके बारे में नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। एक बार जरा हेरिटेज फूड्स को लेके आइए, पैकेजिंग और फूड से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और क्योंकि कंजम्पशन वाले शेयर्स ठीक लग रहे हैं, नंबर्स के बाद का एक स्टीप रिएक्शन भी इसमें आया। पहले मैं आपको नंबर बताता हूँ, इसके नंबर्स हैं कैसे। हेरिटेज का जो अबीटा आया है वो आया है 41 करोड़, ये वर्सेस है 31 करोड़ के, यानी कि इनका कामकाजी मुनाफा 31 से 41 करोड़ हुआ है। इनका मार्जिन था 4.5% का, जो कि 5% के आसपास हुआ है। ये आय भी आप देख पा रहे हैं इनकी बढ़ी है, 800 करोड़ हो गई है। और मैंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले दोनों पॉइंट, जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में अबीटा, और मार्जिन्स कहते हैं, वो 4.5 से 5% के ऊपर आ गए। शेयर का रिएक्शन काफ़ी अच्छा है और वो स्ट्रॉन्ग भी है, ये हमने लिख के भी रखा आपके लिए। 4.5 से 5% का मार्जिन, 31 करोड़ से 41 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। शेयर का स्टीप मूवमेंट है। गिरीश जी, इस शेयर को इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए? ये एक ऐसे सेगमेंट के ना जिसमें देश की पॉलिसीज़ भी बहुत काम करती हैं। हेरिटेज फूड, सरकार चाहती है पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा बढ़ाना। एक बार जरा आप चेक करके बताइए सर, हेरिटेज फूड के बारे में आपका व्यू क्या है? देखिए, हेरिटेज फूड्स एक अच्छा स्टॉक है। इनकम्पैरेटिवली फूड इंडस्ट्री और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, और जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट इसमें सब्सिडाइज भी बहुत ज्यादा करती है। तो कहीं पे भी अगर किसी के पास ये होल्ड स्टॉक है तो उसको रखना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट पोजीशंस में हम बात करें तो काफी अच्छा रिजल्ट है, बेटा भी काफी अच्छे से बढ़ के आए, इनके मार्जिन ग्रोथ भी काफी अच्छे से बढ़े हैं। एंड जैसे कि मैनेजमेंट का थॉट रहता है कि इनको भी नए नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग रहते हैं इनके पास भी, और अगले 3 क्वार्टर्स के लिए ये लोग नए प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग में काफी फोकस कर रहे हैं, काफी इनोवेटिव प्रपोजिशन में आ रहा है। तो कहीं पे भी ये लेवल 225-240 का एक लेवल 100% दिखाई देता है। अगर किसी के पास है तो वो होल्ड कर सकता है, बट फ्रेश बाय की तो ऑब्वियसली इस लेवल पे सलाह नहीं। ओके ठीक है, हालांकि नंबर्स का रिएक्शन काफ़ी अच्छा है। अब शेयर करीब करीब 4% ऊपर आ चुका है। थोड़ी देर पहले मैंने देख लिया था नंबर्स, बट मैं इसके मार्जिन्स की वेट कर रहा था। किसी भी कंजम्पशन वाली कंपनीज के मार्जिन ज़रूर चेक करने चाहिए, क्योंकि उसी ही दम पर ही वो शेयर चलता है। प्रॉफिट और लॉस कई बार सीजनल भी होते हैं, किसी शेयर्स का एक क्वार्टर बहुत अच्छा जाता है, 3 क्वार्टर्स अच्छे नहीं होते हैं, बट मार्जिन्स हमेशा अच्छे रहने चाहिए। अगर मार्जिन्स अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्राइस को, जो भी प्रेशर आता है उसको पास ऑन करती है ना, मैनेज अच्छा कर लेती है। अब आप देख रहे हैं शेयर ऑलमोस्ट डेज हाई पे है। लेके जाना चाहो जो लोग लेके जाना चाह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि इस बीच हमारे साथ वापस जुड़ चुकी हैं। सृष्टि से एक काम और करते हैं, M&M के नंबर्स के बारे में पता करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं, आज उनका जन्मदिवस भी है। सृष्टि, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप ऑटो और फार्मा दोनों का इस्तेमाल करें, फार्मा का कम और ऑटोज़ का थोड़ा ज़्यादा। अब आप मेरे को ये बताइए कि M&M के नतीजे कैसे आ गए? बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी जी बर्थडे की विशेस के लिए, एंड थैंक यू। अगर ऑटो और फार्मा का आपने बताया तो चलिए नतीजों की बात करें, और ऑटो सेक्टर पे पहले फोकस करते हैं। M&M के नतीजे इस बार अगर हम देखें तो इनकी ऑटो की वॉल्यूम्स जो है वो अच्छी नज़र आई थी, क्योंकि डिमांड आप खुद ही जानते हैं कि काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो ट्रैक्टर डिवीजन है वो तिमाही दर तिमाही जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है करीब 15% की, जिसका चलते जो एक प्रोडक्ट मिक्स है वो इतना सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि जितने ये ट्रैक्टर ज़्यादा बेचते हैं वो M&M के ज़्यादा फायदेमंद होता है बजाय ऑटोज़ के। इसका असर इनके नंबर्स पे ज़रूर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर हम आय की बात करें तो वो तिमाही दर तिमाही सपाट आने की उम्मीद है। EBITDA करीब 28,815 करोड़ पे आने की संभावना है। तिमाही दर तिमाही इनके मार्जिन देखें तो करीब 13% पे रहने चाहिए, वहाँ पे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। पर जी हाँ, इस बार डिप्रिसिएशन और टैक्सेस ये बढ़ते हुए नजर आए हैं, और जिसके चलते इनका जो मुनाफा है वो 1647 करोड़ पे हम उम्मीद लगा रहे हैं, जो कि तिमाही दर तिमाही करीब 20% से भी ज़्यादा की गिरावट होगी। तो प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर कंपनी के प्राइस हाइक्स की बात करें तो ऑटोज़ में इन्होंने अच्छे प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते ऑटो के जो EBIT मार्जिन है वो भी बढ़ के 7.3% पे आने चाहिए। तो नतीजे अच्छे ही आने की उम्मीद है। हम वॉल्यूम्स के आंकड़े जानते हैं तो इस हिसाब से हमने स्टॉक प्राइस पे रिएक्शन भी देखा है। पर अगर मार्जिन्स को लेके जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 13% के हैं वहाँ कोई सरप्राइज आता है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बना जाएगा M&M के लिए। ऑलराइट, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक काफ़ी चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। सृष्टि, आप हमारे साथ बने रहें। M&M पर ही हमारे पास एक और खबर है, और हमें ये खबर बताने के लिए सुमित चतुर्वेदी दिल्ली से बने हुए हमारे साथ। सुमित, बताएं क्या है आपके पास न्यूज़?
महिंद्रा एंड महिंद्रा के काफ़ी बड़े प्लान हैं इस साल, जो कुछ उन्होंने शेयर किए हैं अपने डीलरों के साथ। उन्होंने ये बताया कि अभी फ़िलहाल कुछ समय तक वो कोशिश जारी रखेंगे कि उनकी जो बढ़ोतरी है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में जारी रहे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वो कम करना चाहते हैं। पर यहाँ पर दिक्कत अभी चिप शॉर्टेज की, चिप सप्लाई में कमी की 1 साल तक और रह सकती है। नए प्रोडक्ट प्लान की बात करें तो इस साल कोई नए प्रोडक्ट नहीं आएंगे, जो भी आएंगे वो सिर्फ नया रिफ्रेशमेंट्स होगा, अपडेट्स होगा, ऐसे होंगे। महिंद्रा की जो थार लाइफस्टाइल एसयूवी है उसका 5 डोर वर्जन आएगा जल्दी ही, और उसको ही काफ़ी कंपनी पुश करने वाली है। कमर्शियल व्हीकल में भी काफ़ी बड़े लॉन्च देखने को नहीं मिलेंगे, रिफ्रेशमेंट होंगे। सुप्रो जो इसका एक कह सकते हैं लाइट कमर्शियल व्हीकल है, उसमें कुछ बदलाव होंगे। डुअल फुल टेक्नोलॉजी वहाँ पे आएगी, क्योंकि वो मारुति की कैरी एलसीवी जो है उसको कम्पीट करती है, तो वहाँ पे सुप्रो में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। पर कुल मिला के बड़े प्रोडक्ट नहीं आएंगे, नई गाड़ियाँ नहीं आएंगी। जो आएंगी वो अपडेट्स होंगी, वो अब और रिफ्रेशमेंट्स होंगी, क्योंकि अभी जो गाड़ियाँ हैं वही चिप सप्लाई काफ़ी उन पे कमी देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक पर जोर रहेगा महिंद्रा का आगे जाकर भी। इलेक्ट्रिक काफ़ी बड़ा हिस्सा रहने वाला है, इस साल भी इलेक्ट्रिक का ही ज़्यादातर जोर रहेगा महिंद्रा के लिए। ये सब जानकारी जो है अभी डीलर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शेयर की गई महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा। ऑल राइट, शुक्रिया सुमित। आप लगातार गैदर करते रहिए और इन्फॉर्मेशन CII के फ्रंट से हमें बता रहे थे सुमित एमएनएम पर ये अपडेट। शुक्रिया। सृष्टि में हमारे साथ बनी हुई है, उनसे एक और फार्मा कंपनी का अपडेट लेंगे जिसके नंबर्स आने हैं, लेकिन एक क्विक स्टॉक ले लेते हैं कपिल से। कपिल, लॉन्ग टर्म हम देखें तो सिप्ला में भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्या करेंगे आप इस स्टॉक में? ये सिप्ला के पहले पिटाई भी काफी अच्छी हुई थी कि 1175 से लेके ऑलमोस्ट स्टॉक 850 के यहाँ पे आ गया था, और वहां से हमें एक धीरे गति से एक ऊपर की ओर मोमेंटम देखने मिल रहा है। लेकिन अभी ये मोमेंटम में काफी मींस डाउनसाइड मोमेंटम कम और अपसाइड मोमेंटम हमें ज्यादा देखने मिल रही है। तो सिप्ला का हाँ एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, 943 पे चल रहा है। काफी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर BTST के पर्सपेक्टिव से देखे तो भी कर सकते हैं, और इमीडिएटली मुझे रेजिस्टेंस उसका 955 का आते हुए देखने मिल रहा है। तो फ्यूचर्स में BTST जैसा ट्रेड बनता है, और 12-13 रुपए की अपसाइड मोमेंटम ऑन द कार्ड देखने मिल रही है। ओके, ठीक है। एक और कंपनी का भी आपके सामने प्रीव्यू रख देते हैं। सन फार्मा के भी नंबर्स आने वाले हैं, और सृष्टि है क्योंकि वो फार्मा भी अब कवर करने लग गई हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वो हमको जरा बताने वाली हैं कि इस समय क्या किया जाए। सन फार्मा के नंबर्स कैसे आ रहे हैं सृष्टि? ये प्राइस का ब्रेकआउट तो नहीं है, नंबर्स में कुछ ऐसा आएगा कि ये 1000 के ऊपर वापस चला जाएगा? उम्मीदें नहीं है। हालांकि अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो नतीजे कमज़ोर आने की ही उम्मीद हम कर रहे हैं। इसके पीछे की 2 वजहें हैं। देखिए, जो चौथी तिमाही है वो एक सीजनली वीक क्वार्टर मानी जाती है इनके भारतीय बिजनेस के लिए, पर उसके अलावा इस बार कंपनी ने वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन ज़रूर किया है। 8 से 9% की साल दर साल हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक फैक्टर थोड़ा आउट परफॉर्मिंग ज़रूर हो सकता है, पर यूएस कारोबार पे खास नज़र डालिए, क्योंकि ये पहला क्वार्टर था जहाँ पे हलोल प्लांट, जो इनका काफ़ी अहम प्लांट है, उस पर इम्पोर्ट अलर्ट लगा हुआ था, जिसका पूरा असर जो है देखने को मिलेगा इस तिमाही। और इसके चलते अगर हम देखें तो यहाँ पे इम्पोर्ट अलर्ट के चलते जो इनकी स्पेशलिटी ड्रग्स में जो अच्छा इन्होंने पकड़ बनाई है, उसका एक ऑफसेट कंपनी देख सकती है। तिमाही दर तिमाही यूएस की बिक्री में भी गिरावट की उम्मीद हम कर रहे हैं, और एनालिस्ट के मुताबिक एक थोड़ी सी रेंज सामने निकल कर आ रही है। 400 से लेकर $420 मिलियन इनकी यूएस के आंकड़े रह सकते हैं। तो भारतीय कारोबार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, यूएस का कारोबार भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट मिक्स इस बार थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर देखने को मिला है। अब नंबर्स की बात करें तो 10,880 करोड़ के आसपास कंपनी की आय रह सकती है। वहीं EBITDA की बात करें तो तिमाही दर तिमाही देखें तो 14% की गिरावट के साथ 2600 करोड़ के आसपास हम ये आंकड़े की उम्मीद कर रहे हैं। मार्जिन गिरकर करीब 24% के आसपास रह सकते हैं, और मुनाफे में भी तिमाही दर तिमाही हम 14% की गिरावट देख रहे हैं। 1850 के आसपास कंपनी अपना मुनाफा दर्ज कर सकती है। तो सन फार्मा के नतीजों का अनुमान है, पर मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे के लॉन्चेस को लेके, यूएस की प्राइसिंग को लेके, स्पेशलिटी ड्रग्स के लॉन्चेस को लेके, इस पे हमारी खास नजर बनी रहेगी। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, और आपको वापस से जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएं। और ये मुनाफा करीब आपको 17% दिख रहा होगा, आय करीब 15%, EBITDA भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा, सिर्फ नंबर्स पे ही, कि ये 1000 के लेवल को बहुत स्पीड से पार करेगा और टिक जाएगा। उसके लिए कमेंट्री जैसा एक बड़ी हेल्प भी चाहिए होगी। गिरीश जी,
इस समय सन फार्मा को लेकर हमारी सोच क्या होनी चाहिए? वेट एंड वॉच की कि रुक जाएं, एक बार नंबर आ जाएं, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए, या फिर इस चीज़ की नहीं कोई बात नहीं, नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे क्यों चेक करने, कंपनी तो अच्छा काम कर रही है, यूएस वाले सारे मैटर्स इन्होंने हैंडल कर लिए, अब तो इसको बाय ही करना चाहिए। आप क्या बात रखते हैं सर इसमें? नहीं एग्जैक्टली ये जो सिचुएशन है, आपके एनालिस्ट ने जो राय दी है वो उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि नंबर्स के देखे बगैर मुझे नहीं लगता है कि किसी को आज के रेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम पहले नंबर्स को ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात सच है कि यूएस और डोमेस्टिक में भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं है फार्मास्यूटिकल्स प्रपोजिशंस को लेके। एंड हालांकि इनकी तरफ से अगर कोई जो एफडीएस के चेक्स हुए हैं इन पे भी कोई खास वो नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। बट उसके बाद भी नंबर्स और मार्जिन को लेके कहीं पे भी एक बार मैनेजमेंट कमेंट्री सुननी चाहिए, उसके बाद ही कोई रिएक्शन देना चाहिए। ठीक है, फाइन। आप रिएक्शन बाद में लेना चाहेंगे, लेकिन आज अब क्यूएसआर स्पेस के कई सारे स्टॉक्स, जुबिलेंट फूड्स, सफायर, रेस्टोरेंट ब्रांड, इनमें अच्छी खासी मूव है। कुछ जगहों पर अच्छी ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट आई, भारतीय एयरटेल पर, इंडस टावर पर मैक्वायरी की रिपोर्ट आई, वहां पर अच्छी मूव है। क्या करना चाहिए इन स्पेसेस पे? क्या अभी फॉलोअप ट्रेड है, ये सारे लॉन्ग के ट्रेड कैरी करने चाहिए? कुणाल, एक बार क्विकली क्यूएसआर स्पेस की जो आज तेजी बनी हुई है, आप एडवाइस कौन से स्टॉक्स को कैरी फॉरवर्ड करने की करेंगे? कुणाल? कपिल? ओके, सॉरी, कपिल। यस। सो क्यूज स्पेस में नो डाउट यहाँ पे कुछ एक डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है कि लेट्स से कोई जुबिलेंट फूड स्टॉक्स है वो काफी गिर के पिछले कुछ दिनों से रिवाइव कर रहे हैं, और कुछ स्टॉक्स हैं कि जो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और फिर से वहां पे हमें कंटिन्यूएशन अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। तो वहां पे मैं देखूंगा कि वेस्ट लाइफ का एक स्टॉक है जो एक उसका स्ट्रक्चरल पैटर्न काफी अच्छा रहा हुआ है। जुबिलेंट फूड अपने खराब स्ट्रक्चर को अभी रिपेयर कर रहे हैं, जबकि वेस्ट लाइफ, ये सारे स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेडर और टेक्निकल एनालिस्ट जो हम फॉलो करते हैं, तो एक पॉजिटिव कंटिन्यूएशन साइन को हम ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से वेस्ट लाइफ एक वैलिडेट हो रहा है स्टॉक, और स्टॉक ने एक टेक्निकली पैटर्न के हिसाब से बताया तो राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है, रिटेस्ट किया हुआ है, और यहाँ से हमें एक मोमेंटम ऊपर में देखने मिल रही है। तो वेस्ट लाइफ में ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव मोमेंटम या फिर फ्रेश बाइंग का भी एक राय रहेगी। 765 पे स्टॉक चल रहा है अभी, और इसके नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड मोमेंटम मुझे कुछ 800 रुपए के अराउंड की देखने मिल रही है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड होते हुए आ रहा है। वेस्ट लाइफ को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसी तरह से निमेश से भी पूछ लेते हैं। निमेश, आज टायर स्टॉक्स की जो तेजी है लगातार बनी हुई है, और इनफैक्ट तो ऑल टाइम हाई पर है। सीएट जैसे स्टॉक, इनफैक्ट अपोलो टायर जैसे स्टॉक, और बालकृष्णा भी लगातार चल रहा है। अब किसने मौका मिस कर दिया हो इसमें एंट्री लेने का? तो अब कहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अब भी दिखता है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द मूव्स हो गई है, रिस्की ट्रेड हो जाएंगे अब? स्पेस में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिटिंग आना चाहिए, और ये जो लास्ट लेग ऑफ रैली जिसे हम लोग कहते हैं, फोमो में लोग बाइंग करते हैं, तो यहाँ पे शायद से ये चीजें हो सकती है। तो फ्रेश बाइंग अगर करना होगा तो भारतीय एयरटेल में आप कर सकते हो। 800 के आसपास उसने अच्छा खासा बेस बनाया, तो थोड़ा सा नीचे मिलता है 810 के आसपास, तो थोड़ा सा वहां पे आप ले सकते हो। तो टायर स्टॉक्स जो सेक्टर है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो जो सेक्टर अभी चले नहीं है उनके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एक ना एक शेयर है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि 3:15 बजे के बाद जिस कंपनीज के नंबर आ रहे हैं वो एकदम से टूटता है। कल कमिंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज भारत डायनामिक्स के। आप इसके नंबर देख लीजिए, हर फ्रंट पर खराब नंबर है, हर फ्रंट पर। शेयर को 8% की पनिशमेंट मिली। इसका इंट्राडे चार्ट भी दिखाओ आप, और साथ में मैं बता देता हूँ क्या क्या हुआ इसके साथ। 1356 करोड़ से इनकी आय आधी हो गई, पहला पॉइंट। मुनाफा 264 करोड़ से 153 हो गया, करीब करीब आधा हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 404 करोड़ से 183 हो गया, आधे से भी ज़्यादा हो गया। और 29% वाले मार्जिन 23% रह गए, तो वो भी ख़राब हो गया। शेयर ने एक डीप कट लिया। क्या मार्केट इसको पहले से जानता था, समझता था? एक बार स्ट्रक्चर के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। कपिल, जरा भारत डायनामिक्स के चार्ट खोलिए और ज़रा आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ इसके अंदर क्या करना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या कोई सपोर्ट है नियर बाय का, या फिर ये जो नंबर्स के बाद एकदम से बड़ी सी कैंडल बनी है 6.5-7% की, ये शेयर को और कमज़ोर करेगी। नंबर्स ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जरा चार्ट चेक करके बताइए सर।
जी रिम्मी जी, यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है। तो जैसे आपने बताया कि नंबर्स काफी खराब है और टेक्निकली तो मैं इसका देख रहा हूँ कि ट्रेंड काफी पॉजिटिव में रहा हुआ था और आज स्टॉक पे कुछ 7-8% की डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई हुई है और इस डिक्लाइनिंग के मोमेंटम की वजह से स्टॉक ने 985 का लेवल टेस्ट किया हुआ है। 985 का लेवल है वो काफी दिनों का एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पैच था, उसका एक अपर बैंड रहा हुआ है, वहां पे स्टॉक अभी चल रहा है, तो ये एक सपोर्ट लेवल तो है। लेकिन सपोर्ट लेवल पे हम अपनी बाई की राय तभी देते हैं कि जब हमें कुछ एक बाइंग कैंडल या फिर कुछ एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने मिलती है। तो मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा कि स्टॉक सपोर्ट लेवल पे है लेकिन वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे विद इन नेगेटिव नंबर्स में कॉन्ट्रा ट्रेड तो नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉक आने वाले टाइम में या फिर एक आध दिन का टाइम के बाद में कैसे कंफर्मेशन करता है, कैसे रिएक्ट करता है, तो उस पर मेरा एक व्यू बनेगा। लेकिन हाँ, टेक्निकली सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे बाइंग का प्रेजेंस अभी तक नहीं देखने मिल रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए इसके अंदर। पहला, क्या नंबर खराब है? मैं बोलूँगा बिल्कुल खराब है, इनके नंबर हर फ्रंट पे खराब है, नंबर पुअर नंबर की कैटेगरी में होगा। दूसरा, क्या है, शेयर को पनिशमेंट मिलनी चाहिए? यस, एक बड़ी कैंडल ने इसको 6% नीचे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ से शेयर क्यों ऊपर आ रहा है, ये तोड़ क्यों नहीं रहा? एक अहम सपोर्ट एरिया पे खड़ा है। अगर मैं अपने चार्ट्स दिखा सकता तो आपको ज़रूर दिखाता, और उसी जगह पर आके सपोर्ट है जो आज का इसका लो बना है, वो है 980 985 वाले लेवल पे, और आज का इसका लो है 975। और यही बात अभी कपिल भी कह रहे हैं कि एक सपोर्ट पे है, क्योंकि रेड कैंडल से सपोर्ट पे है इसलिए हम इसको प्लस नहीं कर रहे, अदरवाइज नंबर तो खराब है। इसलिए एक दिन और दे देना चाहिए कि ये सेलिंग ये सेकेंड डे भी कैरी होती है। अगर ये होगी तो आप यकीन मानिएगा ये शेयर 800 रुपये भी हो सकता है पे आया तो, और अगर ये नहीं टूटा तो वापस 1075 भी पहुंचेगा। इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है इस समय भारत डायनामिक्स के अंदर। नंबर खराब है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। प्रियंका, लेकिन डिब्बी, जिस स्टॉक की चर्चा कल हम कर रहे थे ना इस टाइम पे, कमिंस इंडिया, गाइडेंस ना देने की वजह से स्टॉक पिटा था, लेकिन आज 3% रिकवर भी हो गया। एक बार कुछ ऐसे स्टॉक्स को और डिस्कस कर लेते हैं, और साथ ही ऑल टाइम हाई के पास जो स्टॉक्स हैं, केपीआईटी टेक, एक वन साइडेड मूव दिख रही है आपको, आज भी 6-7% की मूव है। आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ ट्रेड रहता है, क्या कन्विक्शन बन रही है इस पर नितेश? इस के चार्ट चेक करके बताएंगे आप, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है ये भी? जी, अगर इसको लेना चाहते हैं तो आप बीटीएसटी की ले सकते हैं। ऊपर में हम लोग टारगेट का प्लान करेंगे 1060 से लेके 1065 ये लेवल के लिए, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखें, मोमेंटम पहले ही आ चुका है इस काउंटर में, थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखें। अच्छा, आप कह रहे हैं 1060 तक के लेवल के लिए आप यहाँ से फ्रेश बाइंग भी रेकमेंड कर रहे हैं, एम आई राइट? एक बार जस्ट दोहरा दें फिर से नितिलेश। जी जी मैम। ओके, ठीक है, तो बाय की रिकमेंडेशन इन लेवल से भी है। आज इनफैक्ट 6% तक की मूव इस स्टॉक ने दिखाई थी, अभी थोड़ा सा वहां से नीचे आया, लेकिन अब भी ऊपर का मूव बना हुआ है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी में कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे ट्रेंड में है, और आईटी के लार्ज कैप्स भी चल रहे हैं ऑन एंड ऑफ। सो आईटी पे तो एक, लेकिन दैट्स व्हाट कि उस पर एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आता, तो अभी तक ट्रेडिंग का बेनिफिट तो व्यूअर्स को बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन जिन दूसरे स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, कमिंस इंडिया, कमिंस इंडिया में आज जो 3% का एक रिबाउंड कल से आया है, क्या एक फर्दर अपसाइड और पॉसिबल है? कपिल, आप प्लस करेंगे कमिंस को इस लेवल पर? हाँ, क्यूमेंस बेसिकली कल का जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट आई थी कि नंबर्स आए हैं, लेकिन उनकी जो कमेंट्री थी, फर्दर आउटलुक था, वो उन्होंने मैनेजमेंट ने डिनाई किया हुआ था कल का दिन, एक सेलिंग प्रेशर। लेकिन आज हमें फिर से रिबाउंड होते हुए देखने मिल रहा है। जो 5 से 6 इंट्राडे की कैंडल्स में देख रहा हूँ, वो लगातार हायर एंड हायर लो की सीक्वेंस में ही बनती जा रही है। बीच में जो भी कुछ सेलिंग प्रेशर आ रहे थे, तो नीचे के लेवल से उसको बाइंग देखने ही मिली हुई है। तो स्टॉक का एक पॉजिटिव मोमेंटम तो मुझे देखने मिल रहा है, 1657 के लेवल पे चल रहा है स्टॉक। तो और इसका जो नेक्स्ट बेस्ट रीजन मुझे देखने मिल रहा है, वो है कुछ 1690 का, जो एक कल का इंसेप्शन पॉइंट ऑफ फॉल हमें देखने मिल रहा है। तो मुझे कुछ एक 40 से 45 रुपए की एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। तो जिस बेस के पे स्टॉक चल रहा है 1650 पे, ऑफ कोर्स एक बीटीएसटी ट्रेड एक मोमेंटम के साथ में हम कर सकते हैं, और ऊपर में 1690 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एक और शेयर भी है मेरे पास लिस्ट में, वो कपिल आपको ही देखना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ उसमें टेक्निकल व्यू लेना चाहता हूँ। वो शेयर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका शेयर का नाम है कोपरान, KOPRAN के नाम से मिलेगी। इसके अभी अभी नंबर आए हैं। शेयर के अंदर टिपिकली थोड़ा वॉल्यूम कम है, इसलिए उतना स्टीप रिएक्शन नहीं दे रहा, नहीं तो ये शेयर एकदम से भरभरा के ये भी गिर सकता था।
मैं आपको फिर भी नंबर बता देता हूँ, हो सकता है थोड़ी देर में शेयर के अंदर कमज़ोरी बढ़ जाए, तो बी अवेयर, सावधान। कोपरान के अंदर अभी आपको टेक्निकल व्यू मिलने जा रहा है। मैं नंबर्स आपके सामने रखता हूँ। नंबर्स इसके जो आए हैं वो 17 करोड़ से सिर्फ 8 करोड़ आया है, मुनाफा आधा हो गया। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 26 करोड़ से 14 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट आधा हो गया। मार्जिन्स 18 से 9 रह गए, ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो इस बार का क्वार्टर कोपरान के लिए भी अच्छा नहीं है। आगे चल के मैनेजमेंट जो अपनी बात रखेगी वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सिर्फ लो वॉल्यूम है, मेरे को लग रहा है शायद इसी वजह से इसके अंदर तेज ट्रेड नहीं हो रहा, नीचे नहीं आ रहा है। एक बार कपिल से हम चेक करवा लेते हैं टेक्निकल। कपिल, आप देख रहे होंगे डेली चार्ट्स पर एक स्मार्ट रिकवरी के बाद इसमें फ्लैग पैटर्न बन रहा होगा और ये ब्रेकडाउन के लिए तैयार तो है, बट लेवल्स का भी सपोर्ट है। आप एक बार जरा देख के बताइए, नंबर्स हैं खराब। जी, जैसे आपने बताया कि जैसे काफी अपसाइड मोमेंटम आई थी, लेकिन ये अपसाइड मोमेंटम ने कहा ना कहा स्टॉक को अपनी जो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज होती है, जो जिसको हम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कहते हैं, वहां पे लेके आके खड़ा कर दिया हुआ है। और वही मूविंग एवरेज पे 3 से 4 बार स्टॉक ने रिएक्शंस भी लिया हुआ है ऑन द डाउन साइड। अभी कुछ काफी दिनों से 157 ऑन द हाई साइड एंड 141 ऑन लोअर साइड की इसकी रेंज बनी हुई है। 141 के रेंज में है, तो उसका भी सेम केस ही है, सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ बायर हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 141 का एक लेवल है, अगर वो हमें लेवल नीचे में ब्रीच होते हुए देखने मिल जाता है, तो ये जो टेम्पररी अपसाइड मोमेंटम खुद थी वो टर्मिनेट हो जाएगी और फिर से इसका एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम मुझे नीचे आते हुए देखने मिलेगा। और 141 के नीचे की सस्टेनेबिलिटी अगर स्टॉक में रहती है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक का नीचे में फिर से 120 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। मैं BTST पूछना तो नहीं चाहता क्योंकि इस सीरीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, हम अगली सीरीज़ के अंदर जा रहे हैं, थोड़ा लाइट रहना चाहिए। सीरीज़ भी अपने आप में लाइट है, तो हम लाइट क्यों ना हो। और एक बार मैं फिर भी नितलेश, कोई है एक BTST या STBT तो वो दे दो आप, कोई एक है तो आपके पास। सर मैं भारतीय एयरटेल के साथ जाना पसंद करूंगा। 822 के आसपास का रेट चल रहा है, इसको हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। 815 का स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्टली, और ऊपर टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 835 से लेके 840। ठीक है, BTST रेट में आप भारतीय एयरटेल को लेंगे। ठीक है, स्टॉक को समय की कमी कारण डिस्कस कर ही नहीं पाए, लेकिन इस पर भी एक इंक्वायरी की अच्छी रिपोर्ट है और इस स्टॉक में भी मूवमेंट है और इनफैक्ट इंडस टावर टेलीकॉम एंसिलरी में भी मूव है। ठीक है, लेकिन आज दिन भर के ट्रेड्स और आप देखें एक्सपायरी लास्ट आवर में और लास्ट मिनटों पिछले कुछ मिनटों में बाजार में अच्छी रिकवरी भी आई है। 18,300 के ऊपर आप सस्टेन भी कर रहे हैं और बैंक निफ्टी भी काफ़ी रिकवर होके फिर से 43,700 के पास जा रहा है। आज बाजार में बड़ी मूवमेंट्स कहाँ से, कौन से स्टॉक्स और स्पेसेस से आई? क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट क्लियरली था। आज भी मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन था, लेकिन अगर आप निफ्टी की बात करें, लार्ज कैप्स की बात करें, तो आज कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स बड़ी थीम थी। ऑल टाइम हाई पे आपको ITC, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स दिखे। दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो उसमें सीएट जैसे स्टॉक्स और बालाकृष्ण जैसे स्टॉक्स तेज चल रहे हैं। अपोलो से ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स थे। होटल पैक से आपको इंडियन होटल आज ऑल टाइम हाई पे देखा और दूसरे होटल स्पेस भी। तो बड़ी थीम्स में होटल, QSR स्पेस, होटल स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स, टेलीकॉम एंसिलरी और कुछ हद तक एंसिलरी, ये कुछ सब थीम्स थी जो चल रही थी। और ऑफकोर्स जहाँ जहाँ अच्छे नंबर्स आए उन पे भी उनको क्लियरली आपको इम्पैक्ट दिखा, चाहे वो प्रूडेंट हो, पिरामिल फार्मा के नंबर्स अच्छे हों, टीटागढ़ वैगन के अच्छे नंबर आए हों, एपटेक के अच्छे नंबर आए हों, LIC के अच्छे नंबर आए हों, या फिर रियल एस्टेट में फिनिक्स के अच्छे नंबर आए हों। अब क्योंकि हम क्लोज होने के जस्ट कुछ मिनट दूर ही हैं, देख लेते हैं कि निफ्टी के कौन से टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स हैं। मिड कैप IT में आपको कई सारे स्टॉक्स जहां अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है और IT का ऑन एंड ऑफ आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन आज जिन सेक्टर्स में बड़ी मूव है उनमें कंजम्पशन स्टॉक्स हैं। टेलीकॉम सेक्टर से, टेक सेक्टर से भारतीय एयरटेल पोस्ट द मैक्वायरी रिपोर्ट वहाँ मूव है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी स्टॉक्स में क्योंकि कल भी प्रॉफिट बुकिंग थी और आज फर्स्ट हाफ में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, लेकिन अब फिर से आपको वहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है। लगभग 2-2.5% की मूव वहाँ है। बजाज ऑटो भी इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे। अगर आप ऑटो स्पेस में बात करें तो बजाज ऑटो की अपनी स्ट्रेंथ चल रही है, हीरो मोटर कॉर्प की स्ट्रेंथ चल रही है, मारुति भी 2 दिन से आपको स्ट्रेंथ के साइन दिखा रहा है और आयशर मोटर भी तेज था। सो कई सारे ही स्पेसेस इनफैक्ट अच्छा कंट्रीब्यूशन कर भी रहे हैं। बैंक्स आज फिर भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन टॉप गेनर्स में इस वक्त अडानी एंटरप्राइज टॉप गेनर, बजाज ऑटो दूसरा, भारतीय एयरटेल, ITC और डीवीज लैब भी लगातार इस पूरे हफ्ते परफॉर्म करा है पोस्ट द नंबर्स। शनिवार को नंबर्स आए थे और वहां से स्टॉक ने लगातार परफॉर्म किया है। लगभग 200-250 रुपए रिकवर हो चुका है उन लोज से, डॉक्टर रेड्डीज के बाद जो लोज बने थे, नंबर्स के बाद जो लोज बने
थे। दूसरे कुछ और स्टॉक्स जो हैं अडानी पैक के, क्योंकि अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, सब में आपको फिर से अब एक फ्रेश बाइंग दिख रही है। कंजम्पशन के दूसरे स्टॉक्स में टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, इनमें भी आपको मूव दिख रही है। और पावर स्पेस में आप देखें तो कल भी पावर ग्रिड टॉप गेनर था, आज भी बड़े गैप 1-1.5% के गैप के साथ खुला था। अब फिर से आपको वहाँ 1% की मूव दिख रही है। थोड़े लगाड़ में आपको जो स्टॉक्स दिख रहे हैं उसमें आपको HDFC ट्विंस दिख रहे हैं, टाटा मोटर्स लगाट है, बैंक्स क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे, मेटल्स ने हैव लॉस्ट देयर शाइन अगेन, सो उसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील लगाट्स हैं। और नंबर्स से पहले आपको सन फार्मा जैसे स्टॉक्स, रासिम जैसे स्टॉक्स थोड़े से नर्वस दिखाई दे रहे हैं। विप्रो इस वक्त आप अगर गेनर्स की लिस्ट में बात करें तो वहाँ पर IT के पैक में विप्रो में भी से भी ड्रैग हो रहा है। मिड कैप स्पेस में अगर बात करें, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में इस हफ्ते भी काफ़ी एक्शन था, मिड कैप इंडेक्स ने इसी हफ्ते ऑल टाइम हाई भी छुआ, स्मॉल कैप में भी स्ट्रॉन्ग मूव थी। आज कहाँ पर एक्शन था? QSR स्पेस के कई सारे स्टॉक्स, जुबिलेंट फूड में आपको अच्छी तेजी दिख रही है। उसके अलावा दूसरे स्टॉक्स में कमिंस इंडिया, जो कल हम बात भी कर रहे थे, वो दूसरा टॉप गेनर है, वहाँ रिकवरी अच्छी आई है। बैंक्स में से कुछ प्राइवेट बैंक्स, IDFC, फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स वापस आए हैं। टायर स्टॉक्स में मूव है, बालाकृष्णा जैसे स्टॉक्स में। और JSW एनर्जी, जब से इनका 2.0 स्ट्रैटेजी अपने नंबर्स के उन्होंने अपनी नई स्ट्रैटेजी अनाउंस की, मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद कल भी एक मूव थी और आज भी आप देखें तो लगभग 2.5-3% की मूव यहाँ दिखाई दे रही है। और आज दीपक नाइट्रेट, कल वहाँ एक बड़ी मूव आ गई थी कैपेक्स अनाउंसमेंट के चलते, वहाँ थोड़ा दबाव है। अशोक लेलैंड वीक है। अडानी पैक के भी सारे स्टॉक्स रिकवर हुए हैं, मेजरली द FNO स्टॉक्स जो है वहाँ पर मूव है। कैश के स्टॉक्स में इतनी मूव नहीं है। अडानी विल्मर लगभग 2.5% की गिरावट वहाँ है। और कुछ दूसरे जो स्टॉक्स वीक दिख रहे हैं इस वक्त, उसमें बैंक्स में इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स वीक दिख रहे हैं। तो ये आज का सारा अपडेट। शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करेंगे। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, गिरीश, मिथिलेश और साथी कपिल, आपने समय दिया स्ट्रैटेजी डिस्कस की। मुझे दीजिए इजाजत, टिम्पी, और मुझे दीजिए इजाजत। कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात।